नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है अम्ल, क्षारक और लवण। इसके अपने 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। पहले पार्टों में अपने क्या जाना कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। फिर दूसरे पार्ट में अपने क्या जाना कि इनका परीक्षण करने के लिए जो प्राकृतिक सूचक हैं, लिटमस परीक्षण और हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसका आपने कैसे परीक्षण कर सकते हैं ये जाना। इसके बाद अपना तीसरा पार्ट जो शुरू करते हैं उसमें क्या है कि सूचक के रूप में ही गुड़हल के पुष्प कि गुड़हल की जो पत्तियां हैं उनको पानी में घोलकर उनका जो विलयन तैयार कर लेते हैं और उन्हीं के विलयन से अपने परीक्षण करते हैं। जब उसका परीक्षण गुड़हल के जो पुष्प हैं उनका जो विलयन तैयार कर लेते हैं और आपके पास कोई भी जैसे शैम्पू है, नींबू का रस है, सोडा जल, जो भी जिसका भी आपको परीक्षण करना है कि आपको जांच करनी है कि ये अम्ल है या क्षारक है, तो आप क्या करोगे, उसके विलयन के में अम्ल का विलयन डाल जो आपके पास है उसका विलयन डालोगे। यदि तो वह गुलाबी हो जाएगा फिर तो वह क्या है, अम्ल है, और यदि वह हरा हो जाएगा तो वह कैसा है, क्षारक है। तो आपको विलयनों की प्रकृति चेक करनी है। इसके लिए गुड़हल के पुष्पों के विलयन के साथ आप परीक्षण करवाते हो। जो अम्लीय विलयन होते हैं वह तो उनसे क्रिया करके गुलाबी हो जाते हैं और जो क्षारकीय विलयन होते हैं वह उनसे क्रिया करके हरे हो जाते हैं। इस प्रकार जो गुड़हल के पुष्प हैं वो क्या करते हैं, अम्लों के साथ तो गहरा गुलाबी रंग देते हैं और क्षारों के साथ वह हरा रंग देते हैं। इस परीक्षण को इस प्रकार आप समझ सकते हो। ये थे प्राकृतिक जो परीक्षण है, हल्दी के रूप में लिटमस परीक्षण, गुड़हल का परीक्षण। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है तो ये लिटमस पर क्या करेगा, ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। और हल्दी के पत्तर पर क्या प्रभाव डालेगा, हल्दी के पत्तर को भी लाल कर देगा। और गुड़हल का पुष्प अम्ल के साथ क्रिया करके कैसा हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है। इस प्रकार आप इस सारणी को बच सकते हो। चेतावनी दे रखी है कि प्रयोगशाला में आप अम्लों व क्षारकों के रख रखाव और उपयोग में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उससे हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद देखो अगला है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किसे कहते हैं, जो अम्ल व जब क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जब उनके बीच कोई भी प्रभाव नहीं रहता, ना तो अम्लीय प्रकृति रहती ना ही क्षारीय प्रकृति रहती, तो वो क्या है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इससे पहले एक सूचक है फिनोल्फ्थीन। ये क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम सूचक है। फिनोल्फ्थीन एक प्रकार का कृत्रिम सूचक है। अपने अभी तक जो भी पढ़े, गुड़हल वाला, हल्दी वाला, लिटमस परीक्षण, ये सारे कैसे सूचक थे, ये सारे प्राकृतिक सूचक थे। लेकिन जो फिनोल्फ्थीन है ये क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम सूचक है। फिनोल्फ्थीन से क्या होता है, जब अम्लीय विलयन के साथ ये क्रिया करता है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब अम्लीय विलयन से उसके साथ परीक्षण करते हैं तो इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब हाइड्रोक्साइड या फिर क्षारीय विलयन के साथ इसके साथ क्रिया करते हैं तो इसका जो रंग है वो हल्का गुलाबी आ जाता है। तब इसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। और अम्लीय विलयन के साथ यह कैसा रहता है, रंगहीन रहता है। फिनोल्फ्थीन एक कृत्रिम सूचक है। इसके आप परीक्षण करोगे, आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उसको फिनोल्फ्थीन के साथ उसकी अभिक्रिया करवाते हो, यदि तो रंग में कोई भी चेंज नहीं होता, रंगहीन रहता है, तो वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जब उसके विलयन में रंग हल्का गुलाबी हो जाएगा तो फिर वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसके बाद किसी भी अम्ल और किसी भी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में अन्य कोई पदार्थ का निर्माण भी होता है, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है और उसके साथ साथ लवण व जल बनते हैं। जब इस अभिक्रिया को करवाया जाता है तो आपके पास जो भी परखनली है वो भी कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसका गर्म होने का कारण क्या है, उसमें ऊष्मा भी निर्मुक्त हुई है, ऊष्मा भी उत्पन्न
हुई है। इसके बाद आपने कोई शब्द सुना होगा अमल वर्षा। अमल वर्षा बहुत ही हानिकारक होती है। लोहे को भी जंग लग जाती है। जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं उनका भी जो संक्षारण हो जाता है, और किसी भूमि पर यदि अमल वर्षा पड़ती है तो वह भूमि भी बंजर हो जाती है, वहाँ पर भी फिर फसल उगना बंद हो जाती है। अमल वर्षा का कारण क्या है कि जब वर्षा का जल अमल की मात्रा उसमें मिल जाती है तो वह क्या कहलाता है, अमल वर्षा कहलाता है। लेकिन वर्षा के जल में अमल आते कहाँ से हैं? जब भी वर्षा का जल अम्लीय है वो इसलिए होता है क्योंकि यदि वो कार्बन के साथ मिलता है तो कार्बनिक अम्ल बनाता है, यदि सल्फर के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और यदि नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ये सारे जो हैं ये वायु प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होते हैं, और उनके साथ यदि ये मिल जाते हैं तो अभिक्रिया करके अम्ल बना लेती हैं। ये जो अम्ल है वर्षा है ये भवनों को, ऐतिहासिक इमारतों को, पौधों को, जंतुओं को ये क्या करते हैं, क्षति पहुंचाती है। ये बहुत ही हानिकारक है। इसके बाद देखो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या उदाहरण है। अपाचन कि जो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है तो यह भोजन के पाचन में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन आमाशय में जब अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाती है तो अपाचन क्या हो जाता है, जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा रह जाती है तो अपाचन हो जाता है, और अपने को ऐसी स्थिति में अपने किसी भी क्षारक को पानी में घोल कर लेते हैं तो वो उस अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यह है अपाचन की क्रिया। उदासीनीकरण है कि अंदर अम्ल था, अपने क्षारक को अंदर ग्रहण कर लिया, दोनों ने एक दूसरे से क्रिया की, दोनों को एक दूसरे के प्रभाव को दोनों ने नष्ट कर दिया, और ये क्या हुई, उदासीनीकरण की प्रक्रिया हुई। इसी तरह दूसरा है चींटी का डंक। चींटी के डंक में भी अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं जो चींटी के डंक में पाया जाता है। जब चींटी अपने सिर पर डंक मारती है तो वो अपनी त्वचा पर अम्ल छोड़ देती है, और वो अम्ल अपने जब खून से, अपने ब्लड से क्रिया करता है तो अपने को जलन महसूस होती है। तो उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए अपने को जो कैलेमाइन नामक क्षारक है उसका, या फिर जो खाने का सोडा है उसका मिलाकर लेना चाहिए, या फिर उस जगह पर लगाना चाहिए जिससे अम्ल के प्रभाव को नष्ट हो जाए और दोनों एक दूसरे से क्रिया कर लें और उदासीन हो जाएं। इसके बाद है मृदा उपचार। अपने जो रासायनिक उर्वरक हैं इनका ज़्यादा यूज़ करने से जो मृदा है वो अम्लीय बन जाती है। और यदि ज़्यादा ही मात्रा में मृदा अम्लीय हो जाए या क्षारीय हो जाए, दोनों ही स्थिति में जो फसल का उत्पादन है फिर वो सही से नहीं हो पाता। इसीलिए जब मृदा तो ज़्यादा अम्लीय हो तब तो फिर बिना भुजा हुआ चूना या फिर भुजा हुआ चूना दोनों से अपने उसको उपचारित कर सकते हैं। किस स्थिति में, जब जो मृदा है वो कैसी होगी, अम्लीय होगी, और जब वो क्षारीय हो जाए तो ऐसी स्थिति में जैव पदार्थ या फिर कंपोस्ट खाद का यूज़ करके हम उसको उससे निर्मुक्त कर सकते हैं। इस दोनों ही स्थितियों में मृदा का उपचार हो जाता है कि जो मृदा की पीएच है वो न तो ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए न ही ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में फिर ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन नहीं होता। इसके बाद है कारखानों का अपशिष्ट। जो अनेक कारखाने हैं जो उनका अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ होते हैं, यदि ऐसे अपशिष्टों को, ऐसे अम्लीय पदार्थों को सीधा ही जलाशयों में छोड़ दिया जाता है तो फिर जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कारखानों के अपशिष्ट को सीधे जलाशयों में छोड़ने से पहले वो अम्लीय होते हैं, और उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में क्षार का मिलान करना चाहिए, क्षार को मिला देना चाहिए जिससे वह कैसा हो जाए, उदासीन हो जाए। फिर उनको जलाशयों में छोड़ना चाहिए ताकि उसमें रहने वाले जीव जंतुओं पर किसी भी प्रभाव का, कोई प्रकार का प्रभाव न पड़े। तो ये आपका जो पाठ था अम्ल क्षारक लवण पूरा हुआ। धन्यवाद।